जिमी ऊसो या फिर जे ऊसो, किस भैये में ज्यादा दम है? अब आपको पता है सोशल मीडिया के नंबर से आजकल वो चीजें काफी ज्यादा निकाली जाती हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दोनों भाइयों को दी, अलग अलग ट्वीट किया। पहले जितना मुझे याद है ऊसोस का साथ में ट्वीट आता था, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे जे ऊसो के 24,000 लाइक्स हैं ट्विटर पे, लेकिन जिमी ऊसो के उनसे ज्यादा हैं 28,000। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार जे ऊसो तो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, जिमी ऊसो उतना नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन अगर मैं रीट्वीट्स की बात करूँ तो जे ऊसो के भले लाइक्स कम है, लेकिन उस मामले में जिमी ऊसो से ज्यादा है उनके रीट्वीट्स। वैसे ऐसे कंपैरिजन होने नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया पे आजकल थिंग जो है कैसे वर्क करती है, तो ये तो नहीं मान सकते इसके बाद कि जिमी ऊसो कुछ छोटे ही रहेगा और जे ऊसो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अरे जिमी ऊसो को वैसे बुकिंग तो करके देखो, फिर देखो वो क्या बनता है। जे ऊसो से भी शायद बड़ा बन जाए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 486। और जिस चीज का डर हुआ, नहीं ये तो नहीं बोलना चाहिए जिस चीज का डर हुआ, जो चीज एक्सपेक्टेड थी वो चीज हो चुकी है। रिकोशे इज नाउ ऑल एलीट रेसलिंग। आप इसे इस तरीके से देख सकते हो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई, लेकिन फाइटफुल ने इस बात को रिपोर्ट कर दिया है। और वैसे भी हम लोग इस बात के रूमर्स वैसे भी सुन रहे थे कि रिकोशे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ नहीं है, तो इसका मतलब अब वो ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ ही जाने वाले हैं। एंड मुझे बताने की जरूरत है नहीं, फिर इंटरनेट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। अगेन जो पार्टीशन है लोगों का वो हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई चलो अब इस बंदे को वो डिजर्विंग स्पॉट मिलेगा, फिर कुछ लोगों का कहना भाई ऑल एलीट रेसलिंग में तो जा रहा है, फिर क्या ही इतना फर्क पड़ता है। तो आपको पता ही है, अब रिकोशे जब ऑफिशियली आ जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी, एक मैच कर लेंगे, जो भी होगा उसके बाद कुछ ज्यादा कमेंट करेंगे इसके ऊपर। बैश इन बर्लिन का पहले तो मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं और इसके ऊपर मुझे आपका टेक चाहिए कि आप इसको किस तरीके से देखते हो। तो इस समय एक जो फैंस हैं उनका ओपिनियन फॉर्म हो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही कम मैचेस रख रही है प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, जो कि अच्छी बात है कि कम मैचेस है, तो हमारा भी जो फोकस उन मैचेस के ऊपर ज्यादा जाता है कि भाई इस पेपर व्यू में कौन सा मैच है। लेकिन फिर उसका एक दूसरी साइड ये भी है कि जो बड़े मैचेस हैं उनको जगह मिल जा रही है, और जो एवरेज या फिर मतलब जैसे कहता है ना पेपर व्यू में सबको स्पॉट मिलना चाहिए, वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं कर पा रही। अगर हम चैंपियनशिप भी देख लें भाई, तो इतनी सारी तो चैंपियनशिप है, तो अगर सिर्फ 4-5 मैचेस ही होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। अब मुझे लगता है शायद ज्यादा से ज्यादा एक मैच इसमें और ऐड डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, 2 कर देगी तो बहुत ही ऐसा चमत्कार वाली बात हो जाएगी। और इसीलिए जैसे आप लोग देख भी रहोगे कि अंकल हाउडी भी जो है मंडे नाइट रॉ पर अपना डेब्यू करेंगे, जो मैच करने की बात है ना। वाइट 6 को जो है प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मैच मिला, तो उससे ऐसा लगता है कि हाँ भाई प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर नहीं है तो कितना ही कह लो वीकली शोज में भी अच्छा हो रहा है। वो भी अच्छी बात है कि भाई वीकली शो को चीजें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर वो चीज नहीं होती। तो ऐसा लगता है यार क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको खुद बड़ा नहीं देख रही, जो इनको बड़े शो पर नहीं डाल रही। आप कैसे मैनेज करते हैं इसको, मतलब बैलेंस वो कैसे बनेगा, थोड़ा मुश्किल है। वैसे ये जे ऊसो को देखो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से विशेष नहीं मिल रही है, रिया रिप्ली ने भी उनको विश किया है। आप ये वाला देख सकते हो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, जो उन्होंने ग्राफिक डाला हुआ है जे ऊसो को टैग करते हुए, और इसका फिर रिप्लाई भी दिया है जे ऊसो ने। उन्होंने वो आई वाली इमोजी का यूज किया है यहाँ पे। क्लियरली यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई बढ़ा सकती है जे ऊसो और रिया रिप्ली की स्टोरी लाइन को। रॉ में देख के तो ऐसा लगा कि जे ऊसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ जाएंगे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शंस दो नहीं है। लेकिन रिकीशी ने क्या बोला था, तुम जे ऊसो को ऐसी स्टोरी लाइन में डालोगे मेरे बेटे को, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई डर तो नहीं गई कहीं उनसे। अब ये वाली पिच किसी और की तरफ से नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट अंडरटेकर की तरफ से आई है। उनका कहना यह है कि डोमिनिक मिस्टीरियो आज के टाइम में वो काम कर रहा है जो कि हील सुपरस्टार्स के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में हील हो पाना काफी मुश्किल है, वो रियल हीट जनरेट कर पाना बहुत मुश्किल है, जो काम डोमिनिक मिस्टीरियो कर रहा है। तो अगर विकी गुerrero, जिनका आपको पता है पहले भी गिमिक वो जीएम के तौर पर एक्सक्यूज मी वाला होता था, उनकी आवाज सुन के सारे लोग जो है टीवी बंद करके लिटरली चले जाते थे। तो अगर विकी गुerrero और डोमिनिक मिस्टीरियो को पेयर कर देते हैं स्लिव मॉर्गन वाली स्टोरी लाइन में, तो अंडरटेकर का कहना है कि इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती है। मैं तो कह रहा हूँ ट्रिपल एच के बारे में तो हमको पता चला ही है कि वो इंटरनेट पे चीजें पढ़ते हैं, तो ये चीज अगर वो करके उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं स्टोरी लाइन में तो मजा आ जाएगा। विकी गुerrero को आई थिंक लास्ट टाइम AEW में देखा था, उसके बाद मेरे को पता तो नहीं उनका स्टेटस क्या है, लेकिन वैसे भी पैसे फेंकने की बात हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई तो बुला ही लेगी। लेकिन डेफिनेटली अंडरटेकर ने बोला ऑब्वियसली इसलिए भी, और मस्त होगा देखने में कि पहले की वो हेटेड विकी गुerrero और अब डोमिनिक मिस्टीरियो, अगर इनको साथ में करते तो फिर ये तो अलग ही फ्यूजन है। फिर ब्लीचर रिपोर्ट ने पूरी एक लिस्ट निकाली है टॉप 25 सबसे ज्यादा बढ़िया थीम सॉन्ग्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑल टाइम, जहां पे नंबर 1 स्टोन कोल्ड से शुरू होता है और नंबर 25 पर जेफ हार्डी है। अब लोग इसको भी जो है बहुत ज्यादा बैश कर रहे हैं भाई ये कैसी लिस्ट है, और मैं अग्री भी करूंगा बहुत पॉइंट पे, क्योंकि रैंडी ओर्टन का जो म्यूजिक है भाई वो 23 पर दिख रहा है और रोमन रेंज का 21 पर दिख रहा है। अब शायद एक करंट जनरेशन के हिसाब से हो रहा हो कि मतलब ठीक है ये अभी के हैं, लेकिन उन्होंने सारे ऑल टाइम निकाले हैं। लेकिन मैं मुझे लगा भाई वो अमेरिकन वाले भी समझ रहे, वैसे वाले फैंस भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लिस्ट से याद आया, वैसे कल चैनल पे आने वाली है, कल रिव्यू तो आएगा ऑब्वियसली स्मैकडाउन को, उसके बाद दिन में ही आ जाएगी वीडियो टॉप 10 डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। कल साथ भी हो जाएंगे चैनल के, तो उसी पे मैंने फिर बताया आपको स्पेशल वीडियो। बाकी इसका गाना कल ही गाएंगे अब।
एक जबरदस्त कमेंटेटर की फिर से वापसी हो रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू में तो नहीं हो रही फिलहाल। मौरो रोनाल्डो, उनके बारे में आपको पता ही है, एनएक्सटी के टाइम से भाई उनका टेक ओवर में कमेंट्री करना, वो मामा मिया बोलना, भाई वो एक बार बोल देते थे मेरे दिमाग में वो 10 दिन तक रहता था। उन्होंने फिलहाल जो मेपल लीफ प्रो रेसलिंग है उसके लिए वो अनाउंस हो चुके हैं कि वहां पर वो जो है कमेंट्री करेंगे। अब जब ये चीज़ आई इंटरनेट पे तो ऑब्वियसली फिर सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज के टाइम में पैट मैकेफी को भी भुलाने, मतलब पैट मैकेफी ने कितना अच्छा काम किया, अब कंपैरिजन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन माइकल कोल एंड मौरो रोनाल्डो को अगर इन्होंने साथ में पेयर कर दिया, भाई ये ऐसा डुओ हो सकता है कि इससे ग्रेटेस्ट कमेंट्री हमने कभी देखी नहीं है। ऑब्वियसली वो जिम रॉस हमेशा पुरानी वाली फीलिंग देते हैं तो उनके लिए भी पूरी रिस्पेक्ट है, बट अभी के टाइम में जैसा प्रोडक्ट है, अगर ये दोनों साथ में आ गए भाई ये कुछ अलग ही कर देंगे बिल्कुल। पैट मैकेफी, वेड बैरेट सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आपने मौरो रोनाल्डो को सुना है तो फिर आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कल के स्मैकडाउन के लिए क्या होने वाला है पहले से हमको पता चल गया। ग्रेसन वॉलर ने कोडी रोड्स पर शॉट लेते हुए एक ट्वीट किया कि भाई ये बताने का टाइम आ गया है कि जो बैड गाय है वो हमेशा कोडी रोड्स ही रहा है अपनी स्टोरी में। तो फिर कोडी रोड्स इसका रिप्लाई कहता अच्छा अगर तेरा ऐसा टेक है तो कल बात कर लेते और मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं कितना बैड गाय हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि कल शायद ग्रेसन वॉलर इफेक्ट हमको दिख सकता है जहाँ पे कोडी रोड्स होने वाले हैं। कई बार वैसे हमने देखा ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोई चीज़ ट्विटर से शुरू करती है उसके बाद उसको अपने शो में भी दिखा देती है। तो कल फुल्ली एक्सपेक्टेड है कि वॉलर इफेक्ट आपको दिख सकता है। बैश इन बर्लिन में अंडरटेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि आपको ये लगे कि एक ऐसी फैंटेसी बुकिंग है, तो ये सवाल खुद अंडरटेकर से ही पूछते हैं कि बैश इन बर्लिन है, क्या तुम आ सकते हो इस यूरोप वाले इवेंट में। तो इसका जवाब अंडरटेकर के पास ये था कि यार देखो अब मैं इन रिंग लाइफ से रिटायर हो चुका हूँ, तो जिसके बाहर की लाइफ है ना वो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दे रही, और मुझे लगता है कि एक टूमस्टोन और एक जो चोक स्लैम है अभी भी स्टिल मेरे अंदर बाकी है। तो ऐसा करके उन्होंने लटका दिया इस चीज़ को। मुझे ये तो नहीं लगता कि बैश इन बर्लिन में ही अंडरटेकर आने वाले हैं, लेकिन अपने पॉडकास्ट में अपने इंटरव्यू में जैसे अलग अलग वो बोल रहे हैं, मूड तो अंडरटेकर का फिर से बन चुका है आने का। और वो जो हमने दैट सेपिक वाला एपिसोड बनाया था, अभी बोलते बोलते याद है, उस पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था भाई, थैंक यू फॉर द सपोर्ट स्पॉटिफाई के ऊपर। अंडरटेकर को देख के तो मुझे ये लगता है कि जब तक उनका दिल धड़क रहा है मैं तो उनको कभी रिटायर नहीं मान सकता, जितनी बार स्पेशली वो लगता है कि रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं एक इवेंट के लिए। इससे पहले कि आप अपनी खुशी को ज्यादा सातवें आसमान पर लेके जाओ, ये कोई डब्ल्यूडब्ल्यू अपीयरेंस के लिए नहीं है। अब देखो इसमें भी कैसा टेक हो सकता है, सबसे पहले बता दो आ कहाँ पे रहे वो। तो ये एक स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है जहां पे बैठ के ओपन पॉडकास्ट, ओपन इंटरव्यू की तरह होगा। ये पॉल हेमन, रोमन रेंस दोनों होंगे। अब इसको इस तरीके से देख सकते हो, भाई ये कैसे कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू भाई तुमने, अभी तक तुमने पॉल हेमन और रोमन रेंस को एक साथ तो दिखाया नहीं, उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर तुम किसी एक इवेंट के लिए उन दोनों को साथ में दिखा दोगे, तो वो एक्सक्लूसिव रहने का फायदा ही क्या हुआ जो पहली बार हम रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को देखते। तो अगर आई थिंक हम स्टोरी लाइन के इतनी डेप्थ में जा रहे हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए भाई वो वहां के इवेंट के लिए वो चीज़ अलग है। तो फिर एक तरफ तो हम स्मार्ट बन रहे हैं ये सोच के कि भाई रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को तभी साथ में दिखाएंगे जब एक साथ होंगे तो मजा आएगा। एक तरफ तो स्मार्ट फैन बन रहे हैं, फिर ये नहीं स्मार्ट होकर समझ सकता कि भाई होगी उधर जाके जरूरत उनको करने की तो करने दो, उन्होंने जो करना हम तो जब टीवी पे आएंगे तभी देख लेंगे। मैं तो आई थिंक इसको इसी तरीके से देखता हूँ, जो भी इनका चल रहा होगा भाई करेंगे। मीडिया इवेंट बहुत डब्ल्यूडब्ल्यू को करने पड़ते हैं, बट ये कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को लेके आ जाओ, वरना स्मैकडाउन का मामला कैसे ढीला पड़ता है वो हमने देख ही लिया पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में। जॉन सीना ने अपनी इनकम रिवील कर दी भाई, और ये बातें जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है हमको कि किसकी जेबें कितनी भारी है। तो उनका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, उसके उन्होंने फिगर्स बताया, वो एक साल के पूरे $12,500 थे, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो रेंट ही था वो $1,200 था। तो वो ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड उस टाइम में बहुत अच्छी चीज होती थी कि मैं क्रेडिट कार्ड लेके पैसे वैसे सब उड़ा लेता था, लेकिन फिर बाद में सोचता था कि अब मुझे क्या करना है। तो ये वो स्ट्रगलिंग डेज थे जो कि जॉन सीना के चल रहे थे उस टाइम पे, जबकि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका था। जब एक टाइम पे जॉन सीना वैसी सिचुएशन में होकर यहां तक आ सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल इन शो एक बार फिर से धमाकेदार होने जा रहा है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और भाई इस पे 50,000 से ज्यादा जो अटेंडेंस है वो भी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि इतने जो टिकट्स हैं वो उसको वो बेचे जा चुके हैं। पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑल इन के जो पहले AEW ने जो ऑल इन के नंबर्स हैं इससे पहले वो 80,000 से ऊपर बताए थे, लेकिन वो 70,000 थे। वही डब्ल्यूडब्ल्यू वाला ड्रामा हमेशा अपनी जो अटेंडेंस है उसको बढ़ा के दिखाना, लेकिन 50,000 तो एटलीस्ट होने वाले हैं। और जैसा मैच कार्ड है आई थिंक रिएक्शन, वो एनवायरमेंट, वो एटमोस्फेयर कुछ इलेक्ट्रिक ही होगा यार। चलो कुछ ऑड्स की बात भी कर लेते हैं, और एक दो तो आपको बहुत ज्यादा जो है डिस्प्रेशन में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले जॉन सीना क्या रेसलमेनिया में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में इन्वॉल्व होंगे, तो इसके जो ऑड्स हैं वो एग्जैक्ट बराबर है, यानी कि होंगे, उस बात के चांसेस भी उतने ही हैं
हैं जितने चांसेस इस बात के ना होने के हैं, यानी कि येस और नो एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर है। और जो भी बिल्कुल रिसेंट में रैंडी ऑर्टन और गुंथर का मैच बैश एंड बर्लिन में होने वाला है, ये मैंने शायद सबसे बड़ा डिफरेंस देखा अब तक का। इतना बड़ा डिफरेंस है, क्लियर फेवरेट है इस मैच में गुंथर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए। और अगर रैंडी ऑर्टन किसी भी तरीके से जीत रहे हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा उलटफेर होगा ऑड्स के हिसाब से कि इतना बंदा जो है हेवीली नेगेटिव में था कि वो नहीं जीतेगा और उसके बाद भी वो बंदा चैंपियन बन गया। रैंडी ऑर्टन यार वैसे जाने जाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, तो देखते हैं बैश एंड बर्लिन में WWE क्या करेगी। बाकी कल स्मैकडाउन के रिव्यू के लिए, उसके बाद दिन वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो